मत छेड़ किसान को लड़ना मुश्किल होगा, मत छेड़ किसान को लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास पढ़ना मुश्किल होगा। हमारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमारे लोग सोए हुए हैं और उनको जगाना बहुत जरूरी है अगर देश में क्रांति लानी है, अगर परिवर्तन लाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। सभी परेशान हो तो एक निर्णय ले लो, हक नहीं इनको हमारे देश की एक ओट पर, दीन को न रखो गर जूतियों की नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरान होंगे इन्हीं के, आग मुतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। क्या हुआ, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, सत्य बोलने प्रोग्राम करते हैं तो संसद जब चलती है तभी करते हैं। इस संसद के सत्र में ये हमारा चौथा प्रोग्राम है और हम संसद के समय इसलिए करते हैं कि इनको हम पार्लियामेंट क्वेश्चन बताएं और ये जाके पार्लियामेंट में उठाएं। हमारे बच्चे, अगर आप आरक्षण की बात करते हो तो आरक्षण हटा दो, हुनर की कमी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आप जितने भी ऊपर बैठे हुए द्रोणाचार्य हैं उसको आप हटा दीजिए। मैं आरक्षण खत्म करने की मांग करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आरक्षण हटे तब जब द्रोणाचार्य। आप राम को नहीं मानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं राम से मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं निकला, बनती नहीं है। हाँ, बनती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मनवादियों को बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, शायद बाबा साहब अम्बेडकर को हम इतने टाइम बाद समझ पाए। ये मेरी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है कि हमने बहुत लेट बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाया। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र विरोधी बन जाना ठीक है, जेल जाना ठीक है, लेकिन इन नकली अंग्रेजों की दूसरी औलाद की गुलामी अब नहीं कबूल है। ये खुद को ही राष्ट्र समझते हैं, खुद की विचारधारा को हिंदुत्व समझते हैं, खुद के। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तमाम सारी नीतियां निर्धारित होकर के यहीं से तय भी हो जाती हैं। आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया था वी द पीपल और पैगाम संस्था द्वारा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो मेन क्रीम बची उस कार्यक्रम की, वो मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। उन्हीं सारे लोगों से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस प्रोग्राम का मकसद क्या था। पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पैगाम और वी द पीपल के साथ भी 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और गौसंघ समाज की लड़ाई को निरंतर हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज क्या बातें करने आए थे यहाँ? देखिए, आज जो वी द पीपल और पैगाम के नेतृत्व में जो चौथा सेमिनार जो इस 2 महीने के अंदर किया गया है, उस सेमिनार का एक ही मकसद है, जो देश में 90% जो हिस्सेदारी हम लोगों की होनी चाहिए थी, उस पर 10% लोगों का 90% से भी ज्यादा कब्जा, चाहे वो न्यायपालिका हो, राजनीति और कार्यपालिका के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो आप, चाहे वो राजनीति की बात कर लो, कहीं ना कहीं 74 साल से इस देश पर 10% लोगों को 90% पर उसकी हकमारी कर उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो लगातार वी द पीपल एक सामाजिक की संगठन है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और इसका एक ही मकसद है, अगर देश के अंदर जो जातिगत नहीं जनगणना होने जा रही है तो उसको जातिगत और ST SC OBC का अगर कॉलम लगाकर अगर इसकी जनगणना करी जाए तो देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो 140 करोड़ की देश की जनसंख्या है, उसके अंदर 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा बहुसंख्य समाज की संख्या है। तो जब 1 करोड़ 10 लाख बहुसंख्य समाज की 10 करोड़ बहुसंख्य समाज की हिस्सेदारी है, तो हम लोगों को आज राजनीति में, न्यायपालिका, कार्यपालिका में 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज वहां 10% कैसे बैठा है? तो बहुसंख्य समाज की इस लड़ाई के लिए वी द पीपल, पैगाम और यदुवंशी महासभा लगी हुई है कि ये इसी संसद के सत्र में जो है इस मांग को बार बार सांसदों ने उठाया है। और जो अप्रैल माह में ये जनगणना होने वाली है तो इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई इसको आप जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसको हिस्सेदारी दी जाए, ये हमारी मांग है। और जो प्रमोशन, अच्छा, जैसे ये तमाम सारी डिमांड्स अकेले दिल्ली में नहीं, देश के तमाम हिस्सों में चलती है, मुझे जगह जगह बुलाया जाता है। आपको लगता है कि धार्मिक एजेंडे पे जो सरकार चल रही है और पिछड़ा वर्ग भी धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ है, उसको ये सब चीजें समझ में आएंगी, लगता है आपको? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आप चाशनी की बात कर रहे हो ना, हमारे जो लोग हैं ना वो झंडा और दरी बिछाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे मोदी जी नाम बदल लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएगा, क्योंकि रोड पर उतरना पड़ेगा, और नहीं तो अपने घर बैठो। और जिस तरीके से हमें मंदिर की जरूरत नहीं है,
हमें संविधान बचाने की जरूरत है। अरे धर्म विरोधी आदमी हो आप। नहीं नहीं, धर्म विरोधी नहीं, मैं मूर्ति पूजा में पहली बात तो विश्वास नहीं रखता हूं। मैं कबीरदास और रविदास जैसे लोगों का शिष्य बनना उचित समझूंगा और है भी। धर्म वाले पिछड़ों को जी कैसे समझाओगे ये सब जातिवाद? देखो, जैसे पहले तो इसको अवेयरनेस करने की जरूरत है। जैसे पहले होता था कि हम 2, 4, 10 लोगों में समझाते हैं, लेकिन आज 20 संस्थाएं बी द पीपल के बैनर तले और पैगाम के बैनर तले हम सभी लोग एक जन संदेश देना चाह रहे हैं। और अनेकों संस्थाओं से आए हुए हमारे साथ डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका हम नाम नहीं ले सकते, वो हमारे लोग पीछे से बैकअप दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम अभी तो इस हॉल के अंदर हैं, और जिस दिन ये हॉल रोड पर उतर जाएगा उस दिन हमारी हकमारी को कोई रोक नहीं सकता। और जो विचारधारा आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है, मनुवादी सभ्यता को फिर से लाना चाहते हैं, उनके मकसद को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि इन कार्यक्रमों से बदलाव आएगा? कुछ बहुत बदलाव आएगा। ऐसा है, बहुत हमारे जो समाज के नेता मुखिया हुए, जो आज जखीरा वाले नेता बन गए हैं, उनको उस समय सोए हुए थे और वही स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन हमारे समाज को लगा दिए थे। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक दिन जग के पूरा राजपाट देख करके फिर सो जाता था। लेकिन मेरे भाई, हमारे बहुजन समाज के लोग, कौन सा स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन ठोका गया, 74 साल देश आजाद हुआ। वही बाबा साहब उस समय कैसे इस लड़ाई को लड़े होंगे, जिस समय की ये सामंतवाद, मनुवाद और संघवाद विचारधारा एकदम चरम सीमा पे। आज उसको हम लाखों करोड़ों में हो करके कभी संगठन की बात करते हैं, कभी एकजुट की बात करते हैं, कभी आगे बढ़ने की बात। तो कहीं न कहीं उस विचारधारा को लेकर के हमें चलना होगा। और इसी प्रोग्रामों के द्वारा आज बहुत ही माइंड वॉश किया जा रहा है। आज लोग बोलना शुरू किए हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो गया। कुछ रही सही कसर जो थी वो किसानों ने पूरा कर दिया और आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में अब क्रांति आ चुकी है। और इसमें आप जैसे सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारी बात चल रही है, इसके लिए हम आप सबको, अगर हमारे जखीरा वाले नेता चाहे होते तो नोएडा की जमीन कौड़ियों के भाव दिए, उस समय 4 भी मीडिया का बना दिए होते ना, तो आज हमें, इसलिए हमारी लड़ाई बड़ी है, इसलिए हमें लंबा संघर्ष करना होगा। हमारी तैयारी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कौन है? अंग्रेजों की दूसरी औलाद है, उससे हमारी लड़ाई है। इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ लड़ना होगा और बहुजन समाज को इकट्ठा करके इस तरह लड़ना होगा। मेरे भाइयों, ये जो हमें पाठ पढ़ाते हैं हिंदुत्व को, ये मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके द्वारा, आप इसको जितना ज्यादा फैला देना। ये खुद को ही राष्ट्र समझते हैं, खुद की ही विचारधारा को राष्ट्र समझते हैं। जब आप ये सब बोलोगे तो वो कहेंगे राष्ट्रवादी आदमी नहीं तो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं। तो राष्ट्र विरोधी बन जाना ठीक है, जेल जाना ठीक है, लेकिन इन नकली अंग्रेजों की दूसरी औलाद की गुलामी अब नहीं कबूल है। ये खुद को ही राष्ट्र समझते हैं, खुद की विचारधारा को हिंदुत्व समझते हैं, खुद के द्वारा आज भी किसानों के ऊपर तारों की कील और गोलियों की सुनामी कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं सैन्य प्रक्रिया कर रहे हैं। और ये अपने द्वारा जो हमें गालियां देते हैं, जो अभी सुना रहे थे, ये उसको कहते हैं ब्रह्मा जी का वाक्य, हमें वरदान मिला है, हम मनुवादी हैं, हम तुम्हें गाली देने का अधिकार है। इनकी 3 पहचाने, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा ही देखते हैं। इसलिए मेरे भाई, अब वो जन जागृति आ गई है, लेकिन मेरा एक कहना है, अगर सभी परेशान हो तो एक निर्णय ले लो, हक नहीं इनको हमारे देश की एक ओट पर, दीन को न रखो, गर जूतियों की नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरान होंगे इन्हीं के, आग मुतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। क्या हुआ? गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं सत्य बोलने की, उसमें क्या लिखा है वो नहीं पढ़े हैं। और क्या हुआ? बाबा साहब का संविधान, उस संविधान को जंतर मंतर पे जलाते हैं। आज किसान और बहुजन अपने हक की बात करता है तो कहते हैं बुरा है। अगर हम इसको करने से बुरा हैं तो वही बुरा बनने के लिए पूरा बहुजन, पूरा राष्ट्र तैयार है। इसलिए हमारी लड़ाई लंबी होगी जब तक कि इनको राष्ट्र मुक्त नहीं कर दिया जाए।
एक सवाल प्रदीप वर्मा जी से ले लेते हैं। चार्टर अकाउंटेंट हैं, ठीक ठाक बिजनेस है, ऑफिस है, आपको क्या तकलीफ है? ये क्या कार्यक्रम वारकम करते रहते हैं? कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि देखो हमारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमारे लोग सोए हुए हैं और उनको जगाना बहुत जरूरी है अगर देश में क्रांति लानी है, अगर परिवर्तन लाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। चिंता इस बात की है। जिन सांसदों को बुलाते हैं आप, आज भी तमाम सांसद आए थे, राज्यसभा के और लोकसभा के भी, ये बात रखते हैं संसद में? बिल्कुल रखते हैं। देखिए हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो संसद जब चलती है तभी करते हैं। इस संसद के सत्र में ये हमारा चौथा प्रोग्राम है और हम संसद के समय इसलिए करते हैं कि इनको हम पार्लियामेंट क्वेश्चन बताएं और ये जाके पार्लियामेंट में उठाएं और सरकार के संज्ञान में लाएं कि ये भी समस्या है, इस पे आप विचार करो। हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए WTP की सारे तभी हुई है जब संसद चलती है। तो इसीलिए हमारे कुछ सांसद जो हमारे ऑब्जेक्टिव को समझ गए हैं वो हमारा बात करते हैं और हमारी समस्या को उठाते हैं विधान लोकसभा। अच्छा, एक सवाल ये है, आप किसान हैं जी, ये सरकार को समझ में आ रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, फिर भी किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही सरकार? सरकार किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही? सरकार जिस दिन बनी थी तो फाइनेंस लेकर के सरकार बनी थी। जब कर्ज लेकर के कोई चीज बनेगी तो पहले किससे कर्ज लिया था? भैया देश में दो ही तो लोग हैं, हम दो, हमारे दो। आपको खूब पता है कि हम दो कौन है, मोदी जी और अमित शाह जी, और हम इनके दो कौन है, अंडानी और अंबानी। तो चार लोग के बाद तो जब किसी से फाइनेंस लेकर के आप काम करोगे तो कर्ज पटाओगे, वरना फिर क्या होता है फाइनेंसर का? तो फाइनेंसर वाले क्या करते हैं, वही कंडीशन है। तो सर कंडीशन ही ये है कि जब ये चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव देते हैं तो फाइनेंस को व्यवस्था पहले देते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो कभी बीजेपी पार्टी थी, आज वो बीजेपी कंपनी बन गई है, कारपोरेट के हवाले पूरे सारे पर काम कर रही है। आप देख रहे हो कि जो आज के टाइम में हमारे अभी तक 70-75 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, जो लोग जो कील काटे बॉर्डर पे लगाए जाते थे, जो कील काटे सेना में लगाए जाते थे, आज दिल्ली की बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे कि पहली बार ये बॉर्डर रोके गए हैं दिल्ली को। जब इस तरह की जगह जाइए तो अलग अलग तरह के क्रांतिकारी मिलते हैं। कोई अपना नाम बदल लेता है इसलिए क्योंकि उसको नाम में जाति सूचक शब्द अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही एक साथी हैं RS यादव जी, इनका नाम हुआ करता था, अभी बातचीत में ही बताया कि इन्होंने अपना नाम सुंदर अंबेडकर कर लिया है। ऐसा क्यों किया आपने? देखो, नाम से ऐसा लगा मेरे को, जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, पेरियार फूले को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि चीज़ों को बाबा साहब ने भी अपने नाम को परिवर्तन किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा नाम राम सुंदर यादव था, तो मैंने लगा जिसने पिछड़ों की हत्या किया उसको मैं अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता किसी भी कीमत पर। और सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़नी है तो हमें जाति और जाति संगठनों से दूर रह करके भी, मैं जाति संगठन में भी काम करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि जाति संगठनों से भी दूर जा करके सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों को, बहनों को साथ में ले करके 90% की लड़ाई तभी संभव है जब हम जाति संगठनों से हट करके, अपनी जातियों से हट करके सभी को गले लगाएंगे, तभी जाके लड़ी जा सकती है। आपका हमारा एक दर्द सेम है। हम लोग पिछड़े वर्ग की उन जातियों से आते हैं जिनमें धार्मिकता कूट कूट कर घुसी हुई है, रगों में घुसी हुई है। तो आपको समाजद्रोही तो नहीं कह दिया गया? मुझे तो कह दिया जाता है। हाँ, मुझे भी कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं हो, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप राम को नहीं मानते हो। मैंने कहा नहीं, मैं राम से मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं निकला, बनती नहीं है। हाँ, बनती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मनवादियों को बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, शायद बाबा साहब अम्बेडकर को हम इतने टाइम बाद समझ पाए, ये मेरी बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है कि हमने बहुत लेट बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाया, बाबा साहब अम्बेडकर है कौन। शायद ये बात बहुत पहले पता होती, बहुत बड़ा काम हुआ होता। शायद आज भी हमारा समाज, पिछड़ा समाज, आज भी अंधविश्वास के अंदर जो है, बिल्कुल शायद नहीं है ही फंसा पड़ा है। आत्म प्रकाश जी पैगाम संस्था से हैं, आपको लगता है कि इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी राजधानियों में, उसका इम्पैक्ट नीचे तक जाता है, कुछ बदलाव होता है? देखिए, ये कार्यक्रम जो होता है, जो हम लोग करते हैं, वो समाज के शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े सभी लेवल पे हम जाते हैं। और वो उनका क्या चीज़ है कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। अगर 90% का समाज आज अगर है पिछड़ा हुआ, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। और अगर
हम 90% समाज को अगर शिक्षित कर लेते हैं तो शायद फूले और अंबेडकर के रास्ते पर हम चलने के लिए मतलब काबिल होते हैं। तो हम सिर्फ उस चीज को जगा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे को धारी मजदूरी पर किया जाता है, होटलों में बर्तन मांजते हैं, या जगह जगह जो 14 साल से नीचे के लोग हैं वो हमारे 90% के सताए हुए लोग हैं। क्या मुझे दर्द नहीं उस चीज को देखकर? और आज 10% समाज को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। क्यों? हमारे बच्चे तो सिलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे, अगर आप आरक्षण की बात करते हो तो आरक्षण हटा दो, हुनर की कमी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आप जितने भी ऊपर बैठे हुए द्रोणाचार्य हैं उसको आप हटा दीजिए। मैं आरक्षण खत्म करने की मांग करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आरक्षण हटे तब जब द्रोणाचार्य को आप हटाएं। तो हमारा समाज पिछड़ा अगर है तो सबसे ज्यादा शिक्षा में उसको कौन काम करेगा उसके लिए? तो अंबेडकर साहब और फूले जी जो आज कर रहे हैं, ठीक है, आज हम लोगों के रूप में अगर हमारे रूह में बसे हैं तो शायद 90% समाज के लिए मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे लोग फूले कहते हैं। मैं अगर आधा % भी अगर उनके लिए मैं काम कर जाऊंगा पूरी जिंदगी में तो मैं धन्य हो जाऊंगा। डॉक्टर सोनू जी, ये तमाम मुद्दों की लेकर जो आप बात करते हैं, रोजगार को लेकर और ये हिस्सेदारी वगैरह को लेकर के, तो लग रहा है कि लोगों को ये सब मुद्दे समझ में आ रहे हैं। जी बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में नहीं आते तो आज इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जैसे लोगों ने बना दिया है, सामाजिक न्याय समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि यदि मैं आरक्षण ले रहा हूं तो ये मेरी गलती है, गलती मानते हैं। अपने आप को लोग ओबीसी बताना पसंद नहीं करते हैं कि मैं ओबीसी हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट छुपा के रहते हैं, लेकिन जो ये हमारा अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इस अधिकार पर हमें बात करना पड़ेगा कि देखिए, आप अमेरिका में भी लागू है, ये चीजें अफ्रीका में भी लागू है, तो हर जगह है। इससे भागने की जरूरत नहीं है। जब तक भारत का एक एक व्यक्ति जो भी है, वो सवर्ण भी हो सकता है, जो ईडब्ल्यूएस का फायदा ले रहा है, ओबीसी भी हो सकता है, ऐसी जब तक विकसित नहीं करेगा पूरा देश विकास नहीं कर सकता। ये सरकार की गलती है कि आज आईआईएम में 75% सीटें हमारी खाली हैं, फिर भी इतना हास्यास्पद है। कोर्ट पूछता है आपका प्रतिनिधित्व कितने पीढ़ियों तक आरक्षण लेता रहेगा, जबकि अन्य जगह, अभी मैं खुद डॉक्टर हूँ, उसका ही बताता हूँ, नीट पीजी में हमें आरक्षण नहीं मिल पाया है, जबकि मिल जाना चाहिए था। 2006 में केंद्रीय आरक्षण हो गया, 27% मिल जाना चाहिए, अब हमें ही नहीं मिला। ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जहां पर ओबीसी का आरक्षण नहीं है, उनकी देने की जिम्मेदारी थी। तो अब इसको युवा वर्ग समझ रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, क्योंकि जो पढ़ेगा तभी तो इस पे बात करेगा। पहले तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम थी, अब धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। और देखिए, अपने लोग तो वही हैं जो हमारे मुद्दे पे बात करें, चाहे वो बैकवर्ड का हो चाहे एससी का। वही सांसद हमारा है जो हमारे मुद्दे पे बात। ये अब खत्म होना चाहिए कि जाति में जिसने जन्म ले लिया उसको अपना बनाने लगते हैं। सोनू जी, कोई घेराव वेराव की बात कह रहे थे, आप कहाँ घेर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एनसीबीसी कमीशन का हम लोग 5 अप्रैल को, ताकि ओबीसी का हमें रिजर्वेशन मिल सके ऑल इंडिया पीजी में, जो अभी तक नहीं मिला है, तमाम साथियों के साथ घेराव करेंगे और अपने सांसदों से भी मिलेंगे ताकि हमारे मुद्दे उठाई जाएं, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार। और इस अधिकार को कोर्ट ने जैसा कि निर्देश दिया है कि 3 महीने में देना था, लेकिन यह सरकार अभी भी नहीं दे रही। अक्टूबर में ही 3 महीना पूरा हो गया, दूसरी बार आ गया फॉर्म और उसमें हमें मिला नहीं है, इसलिए हम लोग घेराव करेंगे 27। इस कार्यक्रम की खासियत ये रही, तमाम जगह कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ समस्याओं पर चर्चा ज्यादा होती है। मनुस्मृति को गाली दी जाती है, ब्राह्मणवाद को गाली दी जाती है, सामंतवाद को गाली दी जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत ये थी कि यहाँ पर समस्याओं के अलावा समाधान भी थे। लगातार पीपीटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई किस तरीके से आपके हक की, अधिकारों की, आरक्षण की हकमारी की जा रही है, और सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश की गई कि इन सॉल्यूशंस के माध्यम से उसमें सुधार हो सकता है। आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो